नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं एमए फाइनल के स्टूडेंट को पेपर 7 के बाबर के आक्रमण से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति के व्याख्यान की जो श्रृंखला चल रही है, इसमें आज बंगाल और गुजरात पर हम चर्चा करेंगे कि इन दोनों की स्थिति क्या रही थी। बंगाल भारत के अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में से एक था, ये हम मान सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जब गौरी के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली में नियुक्त था, तब उसके एक सेनानायक इख्तियारुद्दीन मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। उसने 1205 ईस्वी में बंगाल को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। राजधानी दिल्ली से अधिक दूर होने के कारण यहाँ के जो अधिकांश सूबेदार थे, वो केंद्रीय सत्ता से संबंध विच्छेद कर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना के लिए हमेशा से ही प्रयासरत रहते थे। स्थानीय स्वायत्तता का उपभोग करने की इच्छुक वहाँ की जनता भी शायद कहते हैं उनका समर्थन करती थी। किसी भी सूबेदार के भोगविलासी बनते ही या उसके निर्बल होने की स्थिति में अन्य कोई भी सशक्त व्यक्ति उसे पदच्युत करके सत्ता हथियाने के लिए तैयार रहता था। मुगल शासन की स्थापना तक बंगाल में सत्ता प्राप्ति का कुचक्र जो है वो निरंतर जारी रहा था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जिसे तुजुक बाबरी भी कहा जाता है, उसमें बंगाल की राजनीतिक स्थिति का इस तरह से वर्णन किया है। वो लिखता है कि बंगाल की यही बड़ी विचित्र प्रथा है कि राज्य मिरास यानी कि कुल क्रमानुगत अधिकार में बहुत कम प्राप्त होता है। बादशाह का अर्थ उसके राज सिंहासन से समझा जाता है। अमीरों, वजीरों, अधिकारियों में से प्रत्येक के लिए स्थायी रूप से एक स्थान निश्चित रहता है। कहते हैं बंगाल वाले केवल सिंहासन और पद का सम्मान करते हैं। जो कोई बादशाह की हत्या करके राज सिंहासन पर आरूढ़ हो जाता है, वही बादशाह हो जाता है। बंगाल वालों का कथन है कि हम राज सिंहासन के भक्त हैं। जो कोई राज सिंहासन पर आरूढ़ होता है, हम उसके आज्ञाकारी बन जाते हैं। मुहम्मद तुगलक की मृत्यु से पूर्व ही बंगाल एक बार पुनः दिल्ली सल्तनत से पृथक हो गया था। 1345 ईस्वी में शमसुद्दीन इलियास के नाम से बंगाल का शासक हाजी इलियास बना। फिरोज तुगलक ने बंगाल को पुनः अधिकार में लाने का प्रयास किया था, किंतु उसे सफलता नहीं मिली थी। 1357 में इलियास की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर सुल्तान बना और इसके समय में भी फिरोज तुगलक ने बंगाल पर आक्रमण किया था, किंतु फिरोज को इस बार भी वापस निराश होकर दिल्ली लौटना पड़ा था। 1393 में सिकंदर की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन आजम सुल्तान बना। वह एक योग्य शासक था। 1410 में उसकी मृत्यु के बाद सैफुद्दीन सुल्तान बना। वह एक निर्बल शासक था और उसके बाद राजा गणेश ने सत्ता पर कब्जा किया। गणेश के बाद जादू ने इस्लाम स्वीकार किया और उसने जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की थी और 1431 ईस्वी तक उसने शासन किया था। कहते हैं 3-4 निर्बल व्यक्तियों ने इस समय सिंहासन को प्राप्त किया था और फिर नासिरुद्दीन सुल्तान बना, जिसने 17 वर्ष तक शासन किया था। उसकी मृत्यु के बाद यानी कि 1460 में बारबक शाह सुल्तान बना। उसके बाद शमसुद्दीन यूसुफ शाह ने 1481 ईस्वी तक शासन किया था। इसके बाद सिकंदर द्वितीय सुल्तान बना, परंतु शीघ्र ही उसे पदच्युत करके जलालुद्दीन फतेह शाह सुल्तान बन गया और 1486 ईस्वी में हबशी गुलामों के नेता बारबक शाह ने मौत के घाट से उतारकर सिंहासन पर कब्जा किया था। इसी प्रकार 1490 ईस्वी में एक अन्य हबशी सिद्धि बद्र ने सुल्तान मोहम्मद शाह द्वितीय को मौत के घाट उतारकर सिंहासन पर अधिकार किया। 1493 ईस्वी में अलाउद्दीन हुसैन शाह सुल्तान बना। उसके वंशजों ने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया था। तो इस तरह से बंगाल की राजनीतिक स्थिति किस तरह से कहते हैं डगमगाती रही थी। 1494 में अलाउद्दीन ने जौनपुर के भगोड़े शासक हुसैन को शरण दी थी और इस कारण से सिकंदर लोदी के साथ उसका संघर्ष भी हुआ था, किंतु अंत में दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया था, जिसके बाद कहते हैं बिहार की पूर्वी सीमा दोनों राज्यों के बीच की हद सीमा यानी कि निश्चित कर दी गई थी। अलाउद्दीन ने उड़ीसा तक अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। उसने मगध और कूच बिहार में स्थित कामतपुर पर भी आक्रमण कर उस पर जीत अपनी हासिल कर ली थी।
1518 में कहते हैं उसकी मृत्यु के उपरांत उसका लड़का नासिरुद्दीन नुसरत शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। वह भी अपने पिता की भांति भला और सफल शासक था। उसने तिरहुत राज्य को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया। लोग उसके शासनकाल में समृद्ध और संतुष्ट थे। कहते हैं उसने एक बड़ी सोना मस्जिद और जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। महाभारत का बंगला भाषा में अनुवाद करवाया था। बाबरनामा के अनुसार बंगाल का यह मुसलमानी राज्य तत्कालीन हिंदुस्तान में बड़ा शक्तिशाली और सम्मानित गिना जाता था। इस तरह से बंगाल की स्थिति तो बाबर के आक्रमण के समय ऐसी रही थी। अब गुजरात की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि 1297 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया था, किंतु तैमूर के आक्रमण के समय यहाँ का जो सूबेदार था जफर खां, उसने दिल्ली से संबंध जो था वो विच्छेद कर लिया था, हटा लिया था और मुजफ्फर शाह के नाम से गुजरात का वो स्वतंत्र शासक बन गया था। उसके वंशजों में मुहम्मद अहमद शाह, महमूद बेगड़ा जैसे योग्य और महत्वाकांक्षी शासक हुए थे, जिन्होंने गुजरात राज्य की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि कर ली थी। डॉक्टर आशीर्वादी श्रीवास्तव लिखते हैं कि अहमद शाह की गणना गुजरात के महानतम शासकों में की जानी चाहिए। उसने 1411 से 1442 ईस्वी तक शासन किया। मालवा, असीरगढ़, राजस्थान और भी पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध युद्ध लड़े और राज्य की सीमाओं का उसने विस्तार किया था। उसने आधुनिक अहमदाबाद नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया था, किंतु कहते हैं यह धर्मांध था। अपनी गैर मुस्लिम प्रजा के साथ उसका व्यवहार जो था वो असहिष्णुतापूर्ण था। उसकी मृत्यु के बाद 3-4 निर्बल शासक बने थे। 1458 ईस्वी में अहमद शाह का एक पुत्र था अब्दुल फतेह खां, महमूद शाह की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था। इतिहास में वह महमूद बेगड़ा के नाम से विख्यात है। यह वीर योद्धा, महान विजेता और सफल शासक था और उसने 53 वर्ष तक शासन किया। इसने चंपानेर, बड़ौदा, जूनागढ़, कच्छ आदि कई क्षेत्रों पर अधिकार जमाया था। भारतीय शासकों में बेगड़ा प्रथम शासक था जिसने विदेशी शक्तियों की भी बढ़ती हुई सामुद्रिक शक्ति के खतरे को गंभीरता से महसूस किया था। उसने तुर्की और कालीकट के हिंदू नरेश के साथ मिलकर 1507 ईस्वी में चौल बंदरगाह के निकट पुर्तगालियों को परास्त किया था, परंतु 1509 में पुर्तगालियों ने ड्यू के निकट गुजरात और कालीकट की संयुक्त सेना को परास्त कर भारतीय समुद्र पर पुनः अपना दबदबा कायम कर लिया था। 1509 में इस जो महमूद बेगड़ा है इसकी मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय सुल्तान बनता है और इसने मैदनी राय को परास्त कर महमूद खिलजी को पुनः मालवा के सिंहासन पर बैठाया। इस संबंध में उसे राणा सांगा से भी संघर्ष करना पड़ा था, जिसमें वह परास्त हुआ था। अप्रैल 1526 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है। उसके बाद सिकंदर और महमूद द्वितीय नामक 2 अयोग्य और निर्बल शासक बने, जिससे गुजरात में अशांति और अधिक फैल गई और राज्य की शक्ति भी कमजोर हो गई। जुलाई 1526 ईस्वी में मुजफ्फर शाह द्वितीय का एक अन्य पुत्र बहादुर शाह सुल्तान बनता है और एक योग्य और यह महत्वाकांक्षी शासक सिद्ध हुआ। उसने गुजरात को पुनः सबल बनाया और देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। तो आज का हम ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मालवा, खानदेश, पंजाब और कश्मीर पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।